हेलो बच्चों, आप सभी का अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल टॉपर्स क्लासेस बाय एसएसएस में फिर से एक बार पुनः स्वागत है। अभी हम लोग झारखंड बोर्ड 2023 इंटरमीडिएट एग्ज़ाम के लिए कोडरमा जिला के डीसी द्वारा जारी क्लास 12 न्यू मॉडल पेपर में यानी एक्स्ट्रा मॉडल पेपर में इकोनॉमिक्स में मॉडल सेट 1 में सभी सब्जेक्टिव प्रश्नों का सही सही उत्तर को देखेंगे, जानेंगे, पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आप लोग सभी वीडियो के अंतिम तक बने रहिए। और न्यू मॉडल पेपर में जो कोडरमा जिला के डीसी द्वारा जारी किए गए हैं उसमें क्लास 12 इकोनॉमिक्स में सेट 1 में सभी सब्जेक्टिव क्वेश्चन का सही सही आंसर शीट को देखिए। इससे पहले हमने सेट 1, सेट 2 और सेट 3 का न्यू मॉडल पेपर में सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का सही सही आंसर शीट का वीडियो बनाकर हमारे यूट्यूब चैनल टॉपर्स क्लासेस बाय एसएस पर डाल दिया है। आप लोग देख लीजिएगा, हम उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो चलिए अभी हम लोग इकोनॉमिक्स मॉडल सेट 1 में सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर शीट को देखते हैं, पढ़ते हैं और समझते हैं। देखिए, पहले 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन को, टोटल 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन में यानी वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में 7 सवाल पूछा जाएगा, 7 सवाल पूछा जाएगा, जिसमें से आपको कोई 5 प्रश्नों का ही आंसर देना है। यानी इसमें इस ग्रुप में 2 गुना 5 बराबर 10 मार्क्स मिलेगा आपको 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन में। पहला प्रश्न है, व्यक्तिगत इकाई का अध्ययन अर्थशास्त्र की किस शाखा में होता है? व्यष्टि यानी सूक्ष्म माइक्रो इकोनॉमिक्स में। याद रखिएगा, व्यक्तिगत इकाई यानी इंडिविजुअल यूनिट का अध्ययन अर्थशास्त्र की किस शाखा में होता है? व्यष्टि यानी सूक्ष्म माइक्रो इकोनॉमिक्स में होता है। आगे देखिए, सवाल नंबर 2, सीमांत प्रतिस्थापन की दर क्या है? सीमांत प्रतिस्थापन की दर क्या है? आंसर, किसी वस्तु X की एक अतिरिक्त इकाई को प्राप्त करने के लिए उपभोक्ता को दूसरी वस्तु Y की जितनी इकाइयों को छोड़ना पड़ता है उसे सीमांत प्रतिस्थापन दर कहा जाता है। आगे देखिए, सवाल नंबर 3, सवाल नंबर 3 को पढ़िए। 3, अवसर लागत की परिभाषा दीजिए। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अवसर लागत क्या है? आंसर, वर्तमान में किसी कार्य को करने के लिए उसके पीछे छोड़े गए सर्वश्रेष्ठ विकल्प का मूल्य अवसर लागत कहलाता है। यानी अवसर लागत को हस्तांतरण लागत या आर्थिक लागत भी कहते हैं। क्या समझे? त्यागा हुआ विकल्प का सर्वश्रेष्ठ मूल्य को अवसर लागत अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहा जाता है, जिसे हस्तांतरण लागत या आर्थिक लागत भी कहते हैं। आगे देखिए, सवाल नंबर 4, FAD खाद्यान्न उपलब्धता गिरावट सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? आंसर, नोबेल पुरस्कार प्राप्त भारतीय अर्थशास्त्री प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने खाद्यान्न उपलब्धता गिरावट सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। आगे देखिए, सवाल नंबर 5, उपभोग वस्तु को परिभाषित करें। कंज्यूमशन गुड्स, कंज्यूमर गुड्स, उपभोक्ता वस्तु, उपभोग वस्तु क्या होता है समझिए। आंसर, वह वस्तु जिसका प्रयोग उपभोक्ता अंतिम उपभोग के लिए करता है उसे उपभोग वस्तु कहते हैं। यानी वह वस्तु जिसका प्रयोग उपभोक्ता अंतिम रूप में करता है, अंतिम उपभोग के लिए करता है, उसे उपभोक्ता वस्तु, उपभोग वस्तु कहते हैं। यानी यह आगे किसी नए वस्तु की उत्पादन प्रक्रिया में भाग नहीं लेता है, अतः यह एक प्रकार की अंतिम वस्तुएं होती है, फाइनल गुड्स यानी लास्ट वस्तु होती है। आगे देखिए, सवाल नंबर 6, हस्तांतरण भुगतान क्या है? ट्रांसफर पेमेंट क्या है? हस्तांतरण भुगतान क्या है? आंसर,
सरकार द्वारा किया गया वह भुगतान जिसके लिए लोगों को कोई सेवा प्रदान नहीं करनी पड़ती है उसे हस्तांतरण भुगतान कहते हैं। जैसे छात्रवृत्ति, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, बेरोजगारी भत्ता आदि। हस्तांतरण भुगतान राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं होता है, यानी हस्तांतरण भुगतान को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है, क्योंकि यह लोगों को उत्पादन प्रक्रिया में बिना योगदान दिए प्राप्त होती है। मतलब हस्तांतरण भुगतान सरकार द्वारा दिया गया आर्थिक सहायता है, गिफ्ट है, गिफ्ट उपहार है, ठीक है। इसीलिए इसके लिए लोगों को कोई काम नहीं करना पड़ता है, कोई सेवा बदले में सरकार को नहीं देना पड़ता है, ठीक है, जिसके चलते इसको राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है। आगे देखिए सवाल नंबर 7 नंबर को पढ़िए। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, मार्जिनल प्रोपेंसिटी ऑफ कंज्यूम, MPC क्या है? आंसर, कुल उपभोग में परिवर्तन डेल्टा सी तथा कुल आय में परिवर्तन डेल्टा वाई के अनुपात को सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, मार्जिनल प्रोपेंसिटी ऑफ कंज्यूम, MPC कहते हैं। अर्थात MPC बराबर डेल्टा सी बाय डेल्टा वाई, ठीक है। कुल उपभोग में परिवर्तन डेल्टा सी तथा कुल आय में परिवर्तन डेल्टा वाई के अनुपात को सीमांत उपभोग प्रवृत्ति MPC कहते हैं। मतलब MPC बराबर डेल्टा सी बाय डेल्टा वाई। तो टोटल 2 मार्क्स वाला कंप्लीट हो गया। अब देखिए 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन। 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन यानी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर को देखिए। इसमें टोटल 7 यानी 7 क्वेश्चन पूछा जाएगा। टोटल 7 सवाल पूछा जाएगा, जिसमें आपको किन्हीं 5 सवाल का ही जवाब देना है। यानी 3 मार्क्स वाला इस ग्रुप से आपको 15 नंबर मिलेगा। 3 गुना 5 बराबर 15 मार्क्स मिलेगा। देखिए पहला सवाल, सवाल नंबर 8 को 8 नंबर पढ़िए। 8, गिफिन विरोधाभास, गिफिन पैराडॉक्स क्या है? समझिए गिफिन विरोधाभास क्या है। आंसर, घटिया वस्तुएं वे वस्तुएं होती है जिन्हें उपभोक्ता हीन दृष्टि से देखता है और आय स्तर के पर्याप्त न होने पर उपभोग करता है। जैसे मोटा अनाज, मोटा कपड़ा, फुटपाथ में बिकने वाला सामान आदि। ऐसी दशा में जैसे जैसे उपभोक्ता की आय में वृद्धि होती है वैसे वैसे उपभोक्ता इन घटिया वस्तुओं का उपभोग घटाकर श्रेष्ठ वस्तुओं के उपभोग में वृद्धि करने लगता है। क्या समझें? हम लोग का जब इनकम कम रहता है तब हम लोग घटिया वस्तुओं को मजबूरी में अधिक खरीदते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे इनकम बढ़ते जाता है वैसे वैसे घटिया वस्तुओं का उपभोग को कम करके उसके बदले श्रेष्ठ वस्तुओं का डिमांड को बढ़ाते हैं, श्रेष्ठ वस्तुओं के उपभोग में वृद्धि करने लगते हैं। तो इसका मतलब हुआ हम जिसको पहले अधिक प्रयोग कर रहे थे कम आय के चलते, हम जिसको पहले अधिक प्रयोग कर रहे थे घटिया वस्तुओं को कम आय के चलते, अब उसी को छोड़ रहे हैं क्योंकि मेरा इनकम बढ़ रहा है। तो जैसे जैसे मेरा इनकम बढ़ेगा वैसे वैसे हम श्रेष्ठ वस्तुओं को, सामान्य वस्तुओं को अधिक प्रयोग करेंगे, उपभोग बढ़ाएंगे और घटिया वस्तुओं का उपभोग को, डिमांड को कम कर देंगे। आय मांग के इस विरोधाभास पर इंग्लैंड के अर्थशास्त्री रॉबर्ट गिफिन ने सर्वप्रथम प्रकाश डाला तथा उन्हीं के नाम पर इसे गिफिन का विरोधाभास कहते हैं, गिफिन पैराडॉक्स कहते हैं। आगे देखिए सवाल नंबर 9 नंबर पढ़िए। कॉफ़ी के मूल्य में कमी का चाय की मांग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कॉफ़ी के मूल्य में कमी का चाय की मांग पर, डिमांड पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आंसर, चूँकि कॉफ़ी और चाय दोनों स्थानापन्न वस्तुएं हैं जिसका एक दूसरे के बदले में प्रयोग करते हैं, जिसमें एक वस्तु की कीमत एवं दूसरी वस्तु की मांग के बीच धनात्मक संबंध होता है। यानी अर्थात कॉफ़ी के मूल्य में जब कमी हो जाएगा तो चाय की मांग घट जाएगा। कॉफ़ी के मूल्य में कमी होने से चाय की मांग घट जाएगी। ऑटोमेटिक जब कॉफ़ी का दाम घट जाएगा तब चाय पीने वाला कस्टमर कॉफ़ी का दुकान में दौड़ देगा, यानी कॉफ़ी पीना शुरू कर देगा, चाय का मांग घट जाएगा। देखिए रेखा चित्र द्वारा स्पष्टीकरण, ग्राफ में समझिए।
देखिए ओ वाई एक्सिस में कॉफ़ी का कीमत है, ओ एक्स एक्सिस में चाय का डिमांड है। ठीक है, जैसे ही कॉफ़ी का दाम घटता है वैसे ही चाय का डिमांड घट जाता है। वाई तरफ कॉफ़ी का दाम, एक्स तरफ चाय का मांग है। जैसे ही कॉफ़ी का दाम घटता है वैसे ही चाय का मांग घट जाता है, क्योंकि कॉफ़ी और चाय स्थानापन्न वस्तु है। दोनों में कीमत और मांग के बीच पॉजिटिव संबंध होता है, यानी एक का दाम घटेगा तो दूसरा का मांग घट जाएगा। कॉफ़ी का दाम घटने से चाय की मांग घट जाएगी। आगे देखिए सवाल नंबर 10 नंबर क्वेश्चन को पढ़िए। निम्न तालिका को पूरा करें। निम्न टेबल को पूरा करना है। देखिए टेबल में उत्पादन इकाई क्वांटिटी दिया हुआ है, कुल लागत टोटल कॉस्ट टीसी दिया हुआ है, आपको एवरेज कॉस्ट एसी औसत लागत निकालना है और सीमांत लागत मार्जिनल कॉस्ट एमसी निकालना है। ठीक, देखिए टोटल कॉस्ट दिया है, एवरेज कॉस्ट निकालना है, मार्जिनल कॉस्ट निकालना है, तो सूत्र लगाएंगे एसी बराबर टीसी बटे क्यू, यानी एवरेज कॉस्ट बराबर होता है टोटल कॉस्ट बटा क्वांटिटी। तो टीसी को उत्पादन इकाई क्वांटिटी से भाग दीजिए। 20 भागा 1 20, 38 भागा 2 19, 50 भागा 3 16.67, 60 भागा 4 15, 72 भागा 5 14.4, 85 भागा 6 14.16, यानी टोटल कॉस्ट को क्वांटिटी से भाग दिए तो एवरेज कॉस्ट एसी निकल गया। अब निकालेंगे एमसी मार्जिनल कॉस्ट। तो मार्जिनल कॉस्ट एमसी क्या होता है? टीसी में चेंज, टोटल कॉस्ट में चेंज। पहले 20 है तो 20 होगा, फिर 38 हुआ 18 बढ़ गया, फिर 50 हुआ 12 बढ़ गया, 60 हुआ 10 बढ़ गया, 72 हुआ 12 बढ़ गया, 85 हुआ 13 बढ़ गया। यानी टीसी में जितना जितना वृद्धि हुआ, परिवर्तन हुआ, वो हमारा एमसी हो गया। क्या समझे? एमसी मतलब टीसी में चेंज और एसी मतलब एवरेज कॉस्ट, टीसी बटा क्यू। आगे देखिए सवाल नंबर 11 नंबर क्वेश्चन को पढ़िए। सवाल नंबर 11, सीमांत बचत प्रवृत्ति एमपीएस मार्जिनल प्रोपेंसिटी ऑफ सेविंग एवं सीमांत उपभोग प्रवृत्ति एमपीसी मार्जिनल प्रोपेंसिटी ऑफ कंज्यूम में क्या संबंध है? एमपीएस और एमपीसी में क्या संबंध है? सीमांत बचत प्रवृत्ति और सीमांत उपभोग प्रवृत्ति में क्या संबंध है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण प्रश्न है। आंसर एमपीसी और एमपीएस यानी सीमांत बचत प्रवृत्ति और सीमांत उपभोग प्रवृत्ति का जोड़ सदैव 1 के बराबर होता है। एमपीसी प्लस एमपीएस बराबर 1 होता है, दोनों का जोड़ सदैव 1 के बराबर होता है। प्रूफ देखिए, प्रूफ 1 कैसे होता है? वी नो दैट, हम जानते हैं कि आय बराबर उपभोग प्लस बचत होता है। हमारा इनकम का 2 पार्ट होता है, कुछ भाग खर्च होता है वस्तुओं के उपभोग पर और कुछ भाग बच जाता है, यानी आय बराबर उपभोग प्लस बचत होता है। वाई बराबर सी प्लस एस, यानी इनकम बराबर कंजम्पशन प्लस सेविंग होता है। जब इनकम में चेंज होगा यानी डेल्टा वाई होगा तो डेल्टा सी प्लस डेल्टा एस हो जाएगा। क्या समझे? वाई बराबर सी प्लस एस, जब वाई में चेंज होगा तो सी और एस उपभोग और बचत दोनों में ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा, यानी डेल्टा वाई बराबर डेल्टा सी प्लस डेल्टा एस। अब क्या करेंगे? डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय डेल्टा वाई, दोनों तरफ डेल्टा वाई से भाग देने पर तो हो जाएगा डेल्टा वाई बटे डेल्टा वाई बराबर डेल्टा सी बटे डेल्टा वाई प्लस डेल्टा एस बटे डेल्टा वाई। तो डेल्टा वाई बटा डेल्टा वाई बाएं तरफ 1 हो जाएगा, दाएं तरफ डेल्टा सी बाय डेल्टा वाई एमपीसी हो जाएगा और डेल्टा एस बाय डेल्टा वाई एमपीएस हो जाएगा। यानी 1 बराबर एमपीसी प्लस एमपीएस, मतलब एमपीसी जोड़ एमपीएस 1 होता है, एमपीसी जोड़ एमपीएस बराबर 1 होता है। प्रूफ के साथ देख लिए, ठीक है। आगे देखिए सवाल नंबर 12, अस्फीतिक अंतराल क्या है? अस्फीतिक अंतराल क्या है? 12 नंबर देखिए, अस्फीतिक अंतराल किसे कहते हैं? आंसर
किसी अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार संतुलन की स्थिति को बनाए रखने के लिए जितनी सामूहिक मांग की आवश्यकता होती है, यदि सामूहिक मांग उससे कम हो तो इन दोनों के अंतर को अस्फीतिक अंतराल कहा जाता है। दूसरे शब्दों में, सामूहिक पूर्ति सामूहिक मांग से जितनी अधिक होती है उस अंतर को अस्फीतिक अंतराल कहते हैं। अतः सामूहिक पूर्ति माइनस सामूहिक मांग बराबर अस्फीतिक अंतराल। क्या समझे? क्या समझ में आया? अस्फीतिक अंतराल क्या है? आंसर, किसी अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार यानी आय रोजगार का संतुलन की स्थिति को बनाए रखने के लिए जितनी सामूहिक मांग की आवश्यकता होती है, यदि सामूहिक मांग उससे कम हो तो इन दोनों के अंतर को अस्फीतिक अंतराल कहते हैं। अस्फीतिक अंतराल कहते हैं। दूसरे शब्दों में, सामूहिक पूर्ति सामूहिक मांग से जितनी अधिक होती है उस अंतर को अस्फीतिक अंतराल कहा जाता है। अतः सामूहिक पूर्ति माइनस सामूहिक मांग बराबर अस्फीतिक अंतराल। ठीक है, आगे देखिए सवाल नंबर 13, सवाल नंबर 13 को पढ़िए। 13 नंबर 13, मुद्रा पूर्ति क्या है? मनी सप्लाई मुद्रा पूर्ति क्या है? इसके विभिन्न घटकों का उल्लेख करें। आंसर, एक देश की मुद्रा पूर्ति का संबंध चलन की कुल मुद्रा का स्टॉक से है, अर्थात मुद्रा पूर्ति मुद्रा स्टॉक के केवल उस भाग को शामिल करती है जो जनता द्वारा खर्च करने के लिए तैयार होती है। एक देश में मुद्रा पूर्ति के अंतर्गत दो घटक शामिल किए जाते हैं। पहला ए नंबर, चलन मुद्रा यानी सभी सिक्के एवं कागजी नोट। दूसरा जमाएं, चेक द्वारा निकाली जा सकने वाली मांग जमाएं। क्या समझ में आया? मुद्रा पूर्ति मतलब मनी सप्लाई, वह मुद्रा जो देश में चलने के लिए तैयार है। ठीक है, तो मुद्रा पूर्ति का संबंध चलन की कुल मुद्रा का स्टॉक से होता है। मुद्रा पूर्ति केवल मुद्रा स्टॉक के उस भाग को शामिल करता है जो जनता द्वारा पॉकेट में रहता है, जनता द्वारा पॉकेट में रहता है, खर्च करने के लिए तैयार होती है। ठीक है, यानी चलन मुद्रा सभी सिक्के एवं कागजी नोट और जमाएं, चेक द्वारा निकाली जा सकने वाली मांग जमाएं, ये दोनों मुद्रा पूर्ति के अंतर्गत दो घटक होते हैं। आगे देखिए सवाल नंबर 14, 14 नंबर को पढ़िए। प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कर में क्या अंतर है? डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स में क्या अंतर है? प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स में क्या अंतर है? उत्तर, प्रत्यक्ष कर यानी डायरेक्ट टैक्स यह वह टैक्स है जो जिस व्यक्ति पर लगाया जाता है वह व्यक्ति ही इसका भुगतान करते हैं, अर्थात इस टैक्स को किसी दूसरे पर टाला या हस्तांतरित ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है, नहीं कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में, जब किसी टैक्स का काराघात एवं कारापात एक ही व्यक्ति पर पड़ता है तो उसे प्रत्यक्ष कर कहते हैं, यानी जिस पे लगा वही चुकाएगा, दूसरे पे टाल नहीं सकेगा, ट्रांसफ़र नहीं कर पाएगा, उसी को पेमेंट करना पड़ेगा, तो उसे डायरेक्ट टैक्स प्रत्यक्ष कर कहेंगे। उदाहरण के लिए आयकर यानी इनकम टैक्स, संपत्ति कर, निगम कर, उपहार कर आदि। आगे देखिए अप्रत्यक्ष कर। ठीक है, अप्रत्यक्ष कर को समझिए, इनडायरेक्ट टैक्स को समझिए। इनडायरेक्ट टैक्स यह वह टैक्स है जो जिस व्यक्ति पर लगाया जाता है वह व्यक्ति इसका भुगतान न करके किसी दूसरे व्यक्ति पर ट्रांसफ़र कर देता है, अर्थात इस टैक्स को टाला या हस्तांतरित किया जा सकता है, ट्रांसफ़र कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में, जब किसी टैक्स का काराघात एवं कारापात एक व्यक्ति पर नहीं पड़ता है तो उसे अप्रत्यक्ष कर कहते हैं, यानी जिस पे टैक्स लगा वह नहीं चुकाकर किसी दूसरे व्यक्ति पर ट्रांसफ़र कर सकता है, ट्रांसफ़र कर देता है। यानी कोई सामान हम खरीदें तो उस पर टैक्स लगा है, हमको उस सामान पर टैक्स देने का मन नहीं है तो क्या करेंगे, उस सामान को दूसरा व्यक्ति को बेच देंगे, जिसको बेचेंगे वो टैक्स देगा। यानी हम पे टैक्स लगा लेकिन हम नहीं चुकाएं, जो खरीदा हमसे अब वो टैक्स चुकाएगा। बोलता है जब किसी टैक्स का काराघात एवं कारापात एक व्यक्ति पर नहीं पड़ता है तो उसे इनडायरेक्ट टैक्स अप्रत्यक्ष कर कहते हैं। ठीक है, जिस पे लगा वो नहीं चुकाएगा, दूसरों पे टाल देगा, दूसरों पे ट्रांसफ़र कर देगा।
कराघात करापात एक व्यक्ति पर नहीं पड़ेगा। उदाहरण के लिए एग्जाम्पल के तौर पर बिक्री कर यानी सेल टैक्स, उत्पाद कर यानी प्रोडक्ट टैक्स, जीएसटी यानी वस्तु सेवा कर जीएसटी, गुड्स सर्विस टैक्स। आगे देखिए 5 मार्क्स क्वेश्चन, 5 नंबरिया क्वेश्चन में हम लोग आ गए। टोटल 5 गो यानी 5 नंबरिया क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन आपको इनमें से किन्हीं 3 प्रश्नों का ही जवाब देना है। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन 5 ठो आएगा एग्जाम में, लेकिन 3 गो ही लिखना है। यानी इस ग्रुप से 5 नंबरिया प्रश्न में आपको 3 गुना 5 बराबर 15 मार्क्स मिलेगा। 5 गो पूछेगा, 3 गो लिखना है, जिसमें आपको 5 गुना 3 15 मार्क्स मिलेगा। देखिए पहला सवाल 15 नंबर को, सवाल नंबर 15, मांग तालिका एवं मांग वक्र की सहायता से मांग के नियम की व्याख्या कीजिए। एक मांग तालिका डिमांड शेड्यूल एवं मांग वक्र डिमांड कर्व की सहायता से मांग के नियम को समझाना है, लॉ ऑफ डिमांड को एक्सप्लेन करना है। उत्तर, मार्शल के अनुसार अन्य बातों के समान रहने पर जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ जाती है तो उसकी मांग घट जाती है, और कीमत के घटने पर मांग बढ़ जाती है। अर्थात किसी वस्तु की कीमत एवं मांग के बीच विपरीत या उल्टा संबंध होता है, जिसके कारण मांग वक्र का ढाल ऋणात्मक यानी बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरता है। क्या समझे? मार्शल ने मांग का नियम कैसे बोला है? अन्य बातों के समान रहने पर, यानी किसी वस्तु की मांग को प्रभावित करने वाला सिर्फ कीमत नहीं होता है, बहुत सारा कारक है। व्यक्ति का आय स्तर है, रुचि है, जनसंख्या है, मौसम है, संबंधित वस्तु की दाम है, प्रचार प्रसार है, भविष्य की संभावित कीमत है, बहुत सारा कारक है। तो अन्य बातों के समान रहने पर जब दाम बढ़ता है तो मांग घट जाता है, और जब दाम घटता है तो मांग बढ़ जाता है। यानी कीमत और मांग के बीच विपरीत नेगेटिव उल्टा संबंध होता है। इसीलिए मांग वक्र का ढाल डिमांड कर्व का स्लोप नेगेटिव यानी बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरता है। देखिए एग्जाम्पल के तौर पर मांग तालिका को, जब वस्तु का दाम 5 है तो मांग 20 है, जब वस्तु का दाम 4 हो गया तो मांग 30 हो गया। क्या समझें? जब दाम 5 दाम ज़्यादा है तो मांग 20 यानी कम है, जब दाम कम हो गया 4 हो गया तो मांग बढ़कर 30 हो गया। यानी पहले 5 रुपया ज़्यादा दाम है तो मांग कम है 20 है, जैसे ही 5 से घटकर दाम 4 हो गया वैसे ही मांग 20 से बढ़कर 30 हो गया। यानी बेसी दाम पर कम मांग और कम दाम पर बेसी मांग। देखिए फिगर में रेखा चित्र द्वारा समझिए, मांग वक्र को समझिए। देख लीजिए, जब दाम ज़्यादा है तो मांग कम है, जब दाम कम हो रहा है देखिए मांग बढ़ रहा है। यानी हायर द प्राइस देन लोअर द डिमांड एंड लोअर द प्राइस देन हायर द डिमांड। दाम बेसी तो मांग कम, दाम कम तो मांग बेसी। डिमांड के साथ प्राइस का इन्वर्स रिलेशनशिप होता है, नेगेटिव संबंध, विपरीत संबंध होता है। ठीक है, आगे देखिए सवाल नंबर 16, आगे 16 नंबर को पढ़िए। 16, पूर्ति का विस्तार एवं पूर्ति का संकोचन को उपयुक्त रेखा चित्र की सहायता से स्पष्ट करें। पूर्ति का विस्तार को, पूर्ति का संकोचन को उपयुक्त रेखा चित्र के साथ समझाना है, स्पष्ट करना है, एक्सप्लेन करना है। आंसर, पूर्ति का विस्तार अन्य बातों के समान रहने पर जब केवल कीमत के कारण वस्तु की पूर्ति बढ़ती है तो उसे पूर्ति का विस्तार कहते हैं। इसमें अधिक कीमत पर वस्तु की अधिक पूर्ति होती है, जिसके कारण पूर्ति वक्र नीचे से ऊपर की ओर उठती है। क्या समझें? जब अन्य बातों के समान रहने पर केवल वस्तु का कीमत के कारण पूर्ति बढ़ेगा तो उसे पूर्ति का विस्तार कहेंगे। कीमत के चलते पूर्ति कब बढ़ता है? जब कीमत बढ़ जाता है। यानी इसमें अधिक कीमत पर वस्तु की अधिक पूर्ति होगा, जिसके चलते पूर्ति वक्र नीचे से ऊपर की ओर उठेगा। देखिए फिगर को देखिए, दाम बेसी तो पूर्ति बेसी। ठीक है, दाम ज़्यादा तो पूर्ति ज़्यादा हो रहा है, पूर्ति का विस्तार। आगे देखिए, पूर्ति का संकोचन अन्य बातों के समान रहने पर जब केवल कीमत के कारण वस्तु की पूर्ति घटती है तो उसे पूर्ति का संकोचन कहते हैं। इसमें कम कीमत पर वस्तु की कम पूर्ति होती है, जिसके कारण पूर्ति वक्र ऊपर से नीचे की ओर गिरती है। क्या समझें?
जब अन्य बातों के समान रहने पर केवल वस्तु का दाम के चलते पूर्ति घटेगा तो उसे पूर्ति का संकुचन कहेंगे। अब बोलिए, दाम के चलते पूर्ति कब घटता है? जब दाम घट जाता है। ठीक है, दाम के चलते पूर्ति सप्लाई कब घटता है? जब प्राइस घट जाता है, यानी इसमें कम कीमत पर वस्तु की कम पूर्ति होती है, जिसके चलते पूर्ति वक्र का ढाल ऊपर से नीचे की ओर गिरती है। देख लीजिए बढ़िया से, फिगर में समझिए, दाम कम पूर्ति भी कम। ठीक है, दाम कम हो रहा है तो सप्लाई कम हो रहा है, जो पूर्ति वक्र है ऊपर से नीचे गिर रहा है, पूर्ति का संकोचन। आगे देखिए सवाल नंबर 17, सवाल नंबर 17 को पढ़िए। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार क्या है, इसकी क्या विशेषताएं हैं? परफेक्ट कंपटीशन मार्केट क्या है, इसका क्या गुण है? आंसर, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार बाजार की वह स्थिति है जिसमें एक समान समरूप वस्तु का खरीद बिक्री करने वाले बहुत सारे क्रेता एवं विक्रेता होते हैं, जिसके कारण कोई भी एक क्रेता या विक्रेता बाजार कीमत को प्रभावित नहीं कर पाता है और बाजार में वस्तु की एक ही समान कीमत प्रचलित होती है। क्या बोला? पूर्ण प्रतियोगिता बाजार बाजार का वह स्थिति है जिसमें एक समान समरूप वस्तु का खरीद बिक्री करने वाला बहुत सारा क्रेता विक्रेता होता है, कस्टमर सेलर होता है, जिसके कारण कोई भी एक क्रेता या एक विक्रेता बाजार कीमत को प्रभावित नहीं कर पाता है, बहुत सारा होने के कारण। और बाजार में वस्तु का एक समान कीमत प्रचलित रहता है, यानी एक समान वस्तु, समरूप वस्तु, एक समान दाम, एक समान कीमत। आगे देखिए, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार का निम्नलिखित गुण है। ठीक है, पहला, इसमें क्रेता एवं विक्रेता की संख्या बहुत अधिक होती है। दूसरा, इसमें समरूप वस्तुएं एवं एक समान कीमत पाया जाता है। तीसरा, इसमें कीमत का निर्धारण उद्योग द्वारा किया जाता है। अगला, इसमें क्रेताओं एवं विक्रेताओं को बाजार दशाओं का पूर्ण ज्ञान होता है। आगे, इसमें फर्मों का उद्योग में प्रवेश एवं निष्कासन स्वतंत्र होती है, फ्रीडम होती है, फ्रीडम। आगे देखिए, इसमें औसत आगम एवरेज रेवेन्यू AR बराबर सीमांत आगम मार्जिनल रेवेन्यू MR होता है, यानी इसमें औसत आगम बराबर सीमांत आगम होता है, AR बराबर MR होता है। आगे, इसमें मांग वक्र पूर्णतः लोचदार ED बराबर इन्फिनिटिव होता है। इसमें मांग वक्र पूर्णतः लोचदार ED बराबर इन्फिनिटिव होता है। इसमें उद्योग में अनेक फर्में होती है, इसलिए फर्मों को कीमत स्वीकारक कहा जाता है, यानी उद्योग दाम को तय करता है और सभी फर्म उद्योग के द्वारा तय किए गए दाम पर अपना वस्तु को बेचता है। ठीक है, उद्योग के दाम को स्वीकार करके उद्योग के द्वारा तय किए गए दाम पर ही अपना सामान को बेचता है, यानी उद्योग प्राइस मेकर और फर्म प्राइस टेकर। उद्योग कीमत निर्धारक और फर्म कीमत स्वीकारक होता है। इसमें AR वक्र X अक्ष के समांतर होता है। इसमें प्रतियोगिता खूब होती है। क्या बोला? इसमें AR वक्र X अक्ष के पैरेलल होता है, X एक्सिस के समांतर होता है और इसमें खूब कंपटीशन होता है, इसमें प्रतियोगिता खूब होगा। ठीक है, आगे देखिए सवाल नंबर 18, सवाल नंबर 18 18 को पढ़िए। 18, न्यून मांग के क्या कारण है? न्यून मांग का उत्पादन, रोजगार एवं कीमतों पर क्या प्रभाव पड़ता है? आंसर, न्यून मांग उत्पन्न होने के कारण। देखिए, अर्थव्यवस्था में मांग कम क्यों होता है? न्यून मांग उत्पन्न होने का क्या कारण है? पहला, सरकारी व्यय में कमी। दूसरा, बैंक दर में वृद्धि। तीसरा, टैक्स में वृद्धि। चौथा, सरकार द्वारा चलन मुद्रा पूर्ति में कमी। पांचवा, आय एवं रोजगार स्तर में कमी। ठीक है, सरकार खर्चा कम करता है, बैंक दर में वृद्धि हो जाता है, टैक्स में वृद्धि हो जाता है, सरकार द्वारा चलन मुद्रा पूर्ति में कमी होता है, आय एवं रोजगार स्तर में कमी होता है, तो अर्थव्यवस्था में वस्तु का मांग कम होता है, जिसको न्यून मांग कहते हैं। आगे देखिए, न्यून मांग के प्रभाव। यदि मांग कम होगा तो क्या प्रभाव पड़ेगा अर्थव्यवस्था पर? न्यून मांग के क्या प्रभाव हैं? मांग कम होने से क्या होगा? पहला, उत्पादन पर प्रभाव। 1 नंबर, इसके कारण उत्पादक वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन घटाने के लिए मजबूर हो जाएंगे। दूसरा, इसके कारण उत्पादक अपनी वर्तमान उत्पादन क्षमता का पूर्ण उपयोग नहीं कर पाएगा। तीसरा, इसके कारण उत्पत्ति के साधनों का पूर्ण उपयोग नहीं हो पाएगा।
चौथा, इसके कारण उत्पादन लागत खर्चा में वृद्धि होगी। आगे देखिए, रोजगार पर प्रभाव। रोजगार यानी एम्प्लॉयमेंट पर प्रभाव। मांग में कमी के कारण उत्पादकों को वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन में कमी करनी पड़ेगी, जिसके परिणाम स्वरूप देश में रोजगार के स्तर में कमी आ जाएगी। तीसरा, कीमतों पर प्रभाव। न्यून मांग के कारण देश में कीमत स्तर में कमी आ जाएगी, जिससे उत्पादकों के लाभ में कमी होगी और उपभोक्ताओं को कम कीमत पर वस्तुएं एवं सेवाएं प्राप्त हो सकेगी। तो यह है न्यून मांग का प्रभाव। आगे देखिए, अंतिम प्रश्न 19 नंबर। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन में अंतिम प्रश्न 19 नंबर होगा। ठीक है, 19 नंबर को पढ़िए। केंद्रीय बैंक की साख नियंत्रण की मौद्रिक नीति क्या है? केंद्रीय बैंक, सेंट्रल बैंक की साख नियंत्रण, क्रेडिट कंट्रोल का मौद्रिक नीति क्या है? मॉनिटरी पॉलिसी क्या है? मॉनिटरी पॉलिसी क्या है? आंसर, मुद्रा की पूर्ति एवं साख मुद्रा के नियंत्रण से संबंधित नीति को मौद्रिक नीति कहते हैं। क्या बोला? मुद्रा की पूर्ति, मनी का सप्लाई, एवं साख मुद्रा के नियंत्रण, कंट्रोल से संबंधित नीति को मौद्रिक नीति, मॉनिटरी पॉलिसी कहते हैं। मौद्रिक नीति को प्रत्येक देश के केंद्रीय बैंक द्वारा लागू किया जाता है। भारत में मौद्रिक नीति को, मॉनिटरी पॉलिसी को भारतीय रिजर्व बैंक RBI लागू करते हैं। आगे देखिए, मौद्रिक नीति का मुख्य कार्य क्षेत्र निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए साख की मात्रा को नियंत्रण करना होता है। क्या समझे? मौद्रिक नीति का मेन काम निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए साख मुद्रा की मात्रा को नियंत्रित करना होता है, क्रेडिट कंट्रोल करना होता है। यानी केंद्रीय बैंक साख मुद्रा को निश्चित सीमाओं पर रखने का प्रयास करती है ताकि अर्थव्यवस्था कंट्रोल में रहे, जिसे मौद्रिक नीति कहते हैं। इस प्रकार साख मुद्रा की मात्रा को नियंत्रित करने के लिए केंद्रीय बैंक द्वारा अपनाई गई सभी उपायों को मौद्रिक नीति के उपकरण कहते हैं, जो इस प्रकार है। मौद्रिक नीति के 4 उपकरण होते हैं। मौद्रिक नीति की 4 विधियां हैं। पहला, बैंक दर नीति। दूसरा, खुले बाजार की क्रियाएं। तीसरा, नगद कोष अनुपात में परिवर्तन यानी CRR। ठीक है। चौथा, संबंधित तरलता अनुपात में परिवर्तन यानी SLR। मौद्रिक नीति के 4 उपकरण होते हैं, याद रखिएगा। 4 मेन पार्ट होता है: बैंक दर नीति, खुले बाजार की क्रियाएं, नगद कोष अनुपात CRR में परिवर्तन, चौथा संबंधित तरलता अनुपात SLR में परिवर्तन। तो चलिए अभी हम लोग कोडरमा जिला के DC साहब द्वारा जारी इकोनॉमिक्स मॉडल सेट 1 में न्यू मॉडल पेपर में सभी सब्जेक्टिव प्रश्नों का सही आंसर शीट को देखें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू। इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने नए दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।